नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंघाटिया और एमकेएच की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक यानी सामाजिक की जो पाठ्य पुस्तक नंबर 1 है, हमारे अतीत भाग 2, उसका अध्याय नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। आपने प्रथम अध्याय में देखा था कि हम इस पूरे के पूरे पाठ्य पुस्तक में पूरे के पूरे 1000 साल के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए उनको जानने वाले हैं। तो उसके लिए चलिए देखते हैं सबसे पहले नए राजा और उनके राज्य। चलिए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, यानी कि हम 700 से लेकर के 1750 वहाँ तक के जो सन है उनके बीच में बात करने वाले हैं। तो फिर ये 7वीं शताब्दी से हम शुरू हो रहे हैं। तो देखिए 7वीं शताब्दी से हम शुरू हो रहे हैं और पूरे के पूरे 1750 तक हम जाएंगे। तो जैसे ही 7वीं शताब्दी के कई मतलब उनके राजवंशों का उदय हुआ, तो मानचित्र 1 आपके सामने एक भारत का, इंडिया का मानचित्र है। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे राजवंशों को दिखाया गया है जो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में जिन्होंने क्या किया, शासन किया। चलिए बढ़ते आगे। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ है इसका सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में द्वारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर श्रवण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। देखिए ये एक ब्राह्मण थे, तो इनका कार्य तो ब्राह्मणों वाला है, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों के कामों को अपनाया, यानी कि रण कौशल जो है, युद्ध कौशल जो है वो सीख करके और फिर अपना राज्य स्थापित किया। अब बात करते हैं राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा और त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या फिर बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर, यहाँ पर एक बॉक्स में 400 कर करके दिया गया है कि तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। उसमें अधिक उल्लेखित कर है वेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खबूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? नहीं, आज ऐसा इस टाइप का कोई भी कर वसूला नहीं जाता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे।
साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इनका इस्तेमाल होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनमें लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। वंशानुगत मतलब किसी पदाधिकारी का बेटा ही उस पद पर वापस आकर के आसीन होगा। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, यानी उनके जो राजा के जो निकट संबंधी है केवल वही उन ओहदों पर होते थे। जो सामान्य जनमान्य है जो सामान्य जनता है वो उन पदों पर नहीं होती थी। अब बात करते हैं प्रशस्तियों की या भूमि अनुदान की। तो प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में वो अपने आप को दर्शाना चाहते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। जो प्रशस्तियां होती थी वो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई होती थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। जैसे नागभट्ट की उपलब्धियां, यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखा गया है। प्रशस्तियां, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, यानी आपने छठी में प्रशस्ति के बारे में किसकी, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। आंध्र, सैधव यानी सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो इस तरह की प्रशस्ति में उन्होंने अपनी तारीफ करवाई। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी वनवासी, तुरुष्क यानी तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, ऐसे राजाओं को उन्होंने पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। तो इस तरह से देखिए आपके सामने हैं कुछ ताम्र पत्र, यानी तांबे के पतले पतले पत्र होते थे। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। यहाँ पर एक अंश दिया गया है कि हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष हैं, पानी, भूमि, बगीचे, फलोदान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बांबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है और वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने हुए ऊपरी माले पर बने बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो इस तरह से जो भूमि दी जाती थी उसके साथ ये चीजें दी जाती थी। 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर का शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। तो ये वैसे तो प्रशस्तियों में प्रशंसनात्मक लिखा जाता है, लेकिन इन्होंने उनके बारे में आलोचनात्मक लिखा है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ जो है वो था। अब बात आती है धन के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रित करने का प्रयास करते थे।
एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूल और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 से 66 के बीच में आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि शासकों ने बड़ी मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी और सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 957 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है वहां तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे जो संपन्न मंदिर थे, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को उस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। जिन्हें पहले चाहमान कहा जाता था, बाद में वो चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से लेकर 1192 तक रहा, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों में हार गया था। आगे बढ़ते हैं। उरेयूर से तंजावुर तक। अब चोल राज्य नजदीक से एक नज़र, यानी चोल राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे इस अध्याय में आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उरेयूर से तंजावुर तक। आप देखेंगे कि आपके सामने एक मानचित्र दिखाया गया है दक्षिण भारत का। यहाँ पर आपको नीचे पहले पांड्यन, दक्षिण से जैसे चलते जाते हैं तो पहले पांड्यन दिखाया गया है, फिर मदुराई दिखाया गया है, फिर उरेयूर और उसके ही बराबर में तंजावुर दिखाया गया है। तो उरेयूर से तंजावुर तक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, जो चोल वंश था। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरईयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को भी जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो इस तरह से हुआ। फिर बात आती है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है।
चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा की गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थीं। अब बात करते हैं कृषि और सिंचाई की। तो चोल वंश की हम बात कर रहे हैं। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, आपके सामने देखिए मानचित्र, आपने पिछले देखा, आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और मानचित्र 2 में देखिए जहाँ पर चोल राज्य और उसके पड़ोसी दिखाए गए हैं। वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए, आपके पास 1-2 सेकंड्स का टाइम है, 4-5 सेकंड्स का। आप वीडियो को बैक कीजिए थोड़ा सा, जहाँ पर आपने जो देखा था मानचित्र नंबर 2, वहाँ पर आपने देखा कि गौर कीजिए कि जो कावेरी नदी है बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलिझती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है और शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खुदवाए गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। अब बात करते हैं हम साम्राज्य का प्रशासन कैसे किया जाता था। तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, चोल वंश में किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। देखिए, किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी और उर यानी गांवों के जो समूह होते थे उनको नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान या अर-इयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। यहाँ कुछ भूमि के प्रकार दिखाए गए हैं एक बॉक्स के अंदर कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलन वगाई यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ऐसी भूमि का स्वामी किसान जो गैर ब्राह्मण हो। ब्रह्मदेय यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग यानी किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान या तिरुन मटगडनी यानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि और पलिंचदम यानी जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो इस तरह की विभिन्न प्रकार की जो भूमि है उनकी कोटियों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ,
परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर में प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने को कहा जाता था। तो इस तरह से इनके लिए जो है इनको चुना जाता था, समितियों के जो सदस्य होते हैं। अब हम बात करते हैं अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता की अभिलेख में इस सदस्यता के बारे में क्या क्या चीजें मिलती हैं, जानकारी मिलती है, वो देख लेते हैं। उत्तर मेरूर नाम का एक अभिलेख है, उसके अनुसार सभा की सदस्यता से रिलेटेड क्या जानकारियां हमें मिलती है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये जो है उनकी सदस्यता के लिए कुछ कंडीशंस होती थी कि ऐसा उनको होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारियां मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण है कि अंडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अट्टा पड़ा पुलाया, यानी एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाब प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे, लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछी किस्म के पेशों में लगे खेतिहार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लाओं को उठाते उछलते चल रहे थे। मारदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलंगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलियार पुलाया का बहुवचन जो है को दिन के काम पर जाने की हाक लगाते हुए भाग दे दी। धान कुड़ती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो इस तरह से आपके जो अध्याय जो है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। तांग वंश के युग का चीन, तांग वंश के युग का चीन, ये अन्यत्र एक टिप्पणी दी गई है, चलिए देख लेते हैं। चीन में ताग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रस्तावित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में से यह व्यवस्था किस मायने में भिन्न थी, ये प्रश्न है। तो चलिए इस पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर जो है हमारे अध्याय के वो कर लेते हैं। देखिए फिर से याद करें, और यहाँ पर जोड़ा बनाना है हमें। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है,
एक साइड है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, दूसरी साइड है पश्चिमी दक्कन, बंगाल, गुजरात और राजस्थान और तमिलनाडु। इन सभी ऑप्शंस को हमें मिलाना है। तो हमें पता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो गुजरात और राजस्थान का था। तो वहाँ पर हमें सुमेलित करना है, जोड़ा बनाना है। तो गुर्जर प्रतिहार का जोड़ा बनेगा गुजरात और राजस्थान के साथ। फिर आता है हमारा कि राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट हमें पता है कि पश्चिमी दक्कन का है। पाल वंश पूरा का पूरा बंगाल का है। चोल वंश तो आपको पता है चोल वंश जो है वो हमारा तमिलनाडु से था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से हैं? तो आपने समझा है, जाना है इस अध्याय के अंदर कि तीन पक्ष जो एक साथ संघर्ष कर रहे थे कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये तीनों जो है तीन पक्ष थे जो एक साथ एक ही चीज के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे और इसलिए इनको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? तो वहाँ पर अपने स्पष्ट रूप से एक बॉक्स के अंदर जो शर्तें दी हुई थी वो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ी थी। तो आप उस तरह से इसका उत्तर देंगे कि चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें जो है वो आवश्यक हैं। जैसे सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व जो है वो वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उम्र की बात करें तो 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए और वह व्यक्ति जो है वो ईमानदार होना चाहिए। अगली कि उन्हें जो प्रशासनिक मामले हैं उनकी अच्छी समझ होनी चाहिए। तो ये सारी आवश्यक शर्तें थी। अगला प्रश्न है चाहमानों यानी जिन्हें चौहानों कहा जाता है के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन से हैं? तो आपको पता है वैसे हम इसने दो प्रमुख नगर पूछे हैं लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर 4 जो नगर आए हैं कि चाहमानों यानी चौहानों के अंडर यानी उनके नियंत्रण में जो 4 नगर हैं उनका हम चारों का नाम लिख सकते हैं या फिर आप कोई 2 का नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। कन्नौज, बनारस, इंद्रप्रस्थ और प्रयाग। ये 4 जो है चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले नगर हैं। आइए समझें। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? राष्ट्रकूट जो है वो शक्तिशाली कैसे बने धीरे धीरे? तो देखिए कि राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य वंशों के अधीन थे। यानी राष्ट्रकूट शुरू में खुद जो है वो चालुक्य वंशों के अधीन थे और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक था दंतिदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया और बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। तो इस तरह से राष्ट्रकूट जो है वो शक्तिशाली बन गया। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तो आपने पढ़ा कि नए राजवंशी जो राजवंश होते थे वो स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या क्या किया करते थे। देखिए पहला है कि राजा लोग नए राजवंशों को पहली बात तो अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। दूसरा कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे अगर उनके पास अपार सत्ता और संपदा आ जाती थी। तो उसके बाद कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। और उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। यानी कि जो उद्यमी परिवार हैं या फिर आपने पढ़ा कि जो ब्राह्मण हैं उन लोगों ने भी सैन्य कौशल सीख करके और अपने आप को राजवंश की तरह राजवंशों की स्वीकृति हासिल करने का काम किया। अगला प्रश्न है तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की वहां पर व्यवस्था की गई और अनेक नहरों का निर्माण किया गया। कई तालाबों और हौजों को निर्मित किया गया और अनेक क्षेत्रों में नए कुएं भी खुदवाए गए। वहां पर यह बात आई थी कि कुएं खुदवाने का काम बाकी था, नहरों और उनका निर्माण बाकी था और प्राकृतिक जो झीलें थी उनसे सिंचाई का काम और भी सिंचाई के लिए परंपरागत विधियों को छोड़ करके कुछ नई विधियां उन्होंने अपनानी शुरू कर दी थी। अगला प्रश्न है चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा था कि चोल मंदिरों के अंदर निम्नलिखित जो गतिविधियां हैं वो जुड़ी हुई थी। जैसे पहला, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए।
ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, वहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे और मंदिर के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि प्रमुख थे। और मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का ही केंद्र नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र बन गए थे। आइए विचार करें। तो जो मानचित्र 1 आया था आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसके आधार पर एक हमारा प्रश्न है, 9वां प्रश्न, कि मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियां, राजाओं के राज्य थी या नहीं। तो मानचित्र 1 का अध्ययन करने से ज्ञान होता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, यानी राजस्थान में इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम इस प्रकार से है, जैसे गुर्जर प्रतिहार जो है वो गुजरात, पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर था, और पाल राजशाही जो है वो बंगाल और बिहार में थी, उत्कल जो है वो उड़ीसा में थी, पूर्वी चालुक्य आंध्र प्रदेश में था, और राष्ट्रकूट महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में था, चोल जो है वो तमिलनाडु में था, चेर जो है वो केरल में था, और पांड्य जो है वो दक्षिणी तमिलनाडु में था, और जहां हम निवास करते हैं राजस्थान में वो इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही वहां पर स्थापित थी, जिसे हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनमें उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे, उनसे उत्तर मेरूर के जो चुनाव होते थे वो किस तरह से अलग होते थे। तो आप इनमें अंतर लिख सकते हैं, आपके सामने है किस तरह से कि वर्तमान समय में पंचायत चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पर लॉटरी पद्धति के द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्य चुने जाते थे। आपने देखा कि वो एक पर्चियाँ बना करके एक डब्बे में, एक बॉक्स में डाल देते थे और एक छोटे बच्चे को बुला करके अलग अलग समितियों के लिए उसमें से पर्चियाँ उठाने को कहा करते थे। और वर्तमान में पंचायत चुनाव में मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों को मत देता है, बल्कि उत्तर मेरूर के चुनाव में चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर निर्भर होता था। तो इस तरह से चलिए आपकी पाठ्य पुस्तक की जो भी प्रश्नोत्तर हमने इम्पोर्टेंट थे, जो हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे के या बीच में जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे वो हमने इसी के साथ हमारे कर लिए हैं, और अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।